हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी की इस क्लास में हम पेपर नंबर 1 करेंगे 2025 के पीवाईक्यूज। ये क्वेश्चन जो है आपका जो 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस है। सारे ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डिटेल्स में आपको सारे क्वेश्चन बताया जाएगा, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज दीदी साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ। सारे ही क्लासेस का डिटेल क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। सारे क्लास का डिटेल वर्जन आप कर सकते हो। पीवाईक्यू की जहां तक की बात है, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिएगा, तो पीवाईक्यूज के भी कुछ कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं। बाकी आपको पीवाईक्यूज कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 एंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मतलब 6 से स्टार्ट है क्योंकि इससे पहले आपका डीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या पूछा गया है, आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स दी गई है और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर्स, वर्ड्स, नंबर्स, वर्ड। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको कॉमन आइडेंटिफाई करना होता है। कॉमन, जैसे कि पहला अगर आप देखोगे तो लिखा है 617। ठीक है, मैं सबका इनिशियल्स लिख रही हूँ, पहला वर्ड लिख रही हूँ, जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये हुआ स्वीट, ये हुआ एंड, ये हुआ हॉट। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका 735। तो यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5। इसका इनिशियल्स लिख रही हूँ, कॉफी, इज, ठीक है, एंड स्वीट। स्वीट 2 बार लिखा है, इस वजह से इसको लिख दे रही हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका कोडिंग लैंग्वेज में 2, 6 एंड 3 एंड उसका लिखा है टी इज हॉट। ठीक है, हॉट। अब देखो, जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले सबका कॉमन आइडेंटिफाई करो। कॉमन आइडेंटिफाई करोगे, ऑटोमेटिकली आपको इसका कोडिंग आइडेंटिफाई करना है, पता लग जाएगा। 3 वर्ड का आपको कोडिंग करना है। एक हो गया कॉफी, ठीक है, और एक हो गया इज, एक हो गया हॉट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में देखेंगे और पहला नंबरिंग में देखेंगे और दूसरा में कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन है 7 और यहाँ पर भी कॉमन है 7। ठीक है, दूसरा लाइन में देखो कॉमन क्या है, स्वीट कॉमन है। स्वीट, यहाँ भी स्वीट है, यहाँ भी स्वीट है, तो 7 का कोडिंग क्या हो जाएगा, स्वीट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या स्वीट है, नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये वाला चीज भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि उसके हेल्प से ही हमें इसका कोडिंग पता लग पाएगा, कॉफी इज हॉट का कोडिंग पता लग पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला में देखना है अब हमें, और इस नंबर में हमें देखना है कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 और इस लाइन में भी 3। नेक्स्ट वर्ड चेक करेंगे, वर्ड में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इज। तो हमारा 3 का कोडिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब एक चीज तो हमें दिया गया है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने को कि इज का कोडिंग भी निकालना है, तो इज का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब देखो ऑप्शंस में, यहाँ पर 3 आपका मिडिल में दिया है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों में मिड में आपको 3 दिया गया है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि कॉफी का कोडिंग क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉफी का कोडिंग लिख लेते हैं 5। ठीक है, अब देखो, अगर आपको चेक भी करना है कि सही में कॉफी का कोडिंग 5 है या नहीं है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, यहाँ से 7 ये आउट हो गया था पहले ही। ठीक है, क्योंकि 7 का कोडिंग स्वीट हो गया था। 3 भी आउट हो गया था क्योंकि 3 का कोडिंग हमने क्या किया था, इज किया था, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बचा क्या है यहाँ पर, सिर्फ 5। तो मतलब 5 का कोडिंग क्या हो जाएगा, कॉफी, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, बचा एक हॉट। तो अगर आप चेक करिए, हॉट की अगर हम बात करें, तो 7 हमारा यहाँ से पहले ही आउट हो गया है। ठीक है, बचा है 1 और 6। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर ये हमने 3 को पहले ही आउट कर दिया है, क्योंकि 3 आपका चला गया था इस के साथ। यहाँ पर कॉमन देखो क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। 6 कॉमन है यहाँ पर, तो हम 6 को यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से 6 को, क्योंकि हमारा स्वीट का कोडिंग हमें पता लग गया 7 है। एंड का कोडिंग का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हॉट का कोडिंग का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे भी हॉट है और यहाँ पर भी हॉट है, तो हॉट हमारा कॉमन भी यहाँ से निकल गया और 6 भी कॉमन यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 5, 3 एंड 6। क्या होगा सही आंसर, 5, 3 एंड 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो और आसानी से 2 नंबर आप ले सकते हो एग्जाम में। तो सही आंसर हो जाएगा 5, 3 एंड 6। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपनी नोटबुक में एक बार ऐसे आप ट्राई करेंगे बना के, तब आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या कि हमें कॉमन को आइडेंटिफाई करना है, कॉमन आइडेंटिफाई करके आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट आ जाता है ये क्वेश्चन, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे
ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर टॉट इन एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी। आपको एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आपको याद आता है? तक्षशिला याद आता है, नालंदा याद आता है, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि ऐसे यूनिवर्सिटी जो एंशियंट टाइम पुराने टाइम में हुआ करता था, उसमें इनमें से कौन सा सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसमें से कौन सा सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम बात करें जर्नलिज्म का, तो जर्नलिज्म कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, पहले नहीं था ऐसा कुछ, जिसका मतलब हुआ ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन तो पुराना टाइम में भी होता था। अगर हम बात करें अपने फादर मदर या फिर अपने दादा दादी या फिर उससे भी पहले की अगर हम बात करें, जो रामायण महाभारत का टाइम हुआ करता था, उस समय भी तो मेडिसिन हुआ ही करती थी ना। मेडिसिन वो अलग बात है कि उस समय वो टैबलेट्स नहीं हुआ करता था या ऐसा कुछ, मतलब मेडिसिन तो आएगा। तो यहाँ पे मेडिसिन और यहाँ पे मेडिसिन, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक तो हमेशा से हमें लगाना पड़ता था, लॉजिक हमें सीखना पड़ता था, तो ये भी आ जाएगा। दैट मीन्स सी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ई की बात करें, एक कंपटीशन है आपका, फिलोसफी होगा या फिर इन्वायरमेंटल साइंस होगा। तो अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है ये अब आया है, मतलब हमने ये स्कूल के सब्जेक्ट में इसको पढ़ा है, राइट। तो ये पहले नहीं था, एंशिएंट टाइम में नहीं था, मतलब फिलोसफी हो जाएगा। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर सी, डी एंड ई। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अटैच किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर 7 नंबर का होगा, सी, डी और ई, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? एंशियंट टाइम में जैसे कि यूनिवर्सिटी तक्षशिला हुआ, नालंदा हुआ, विक्रमाशिला हुआ, यहाँ पर जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लॉजिक पढ़ाया जाता था, है ना, जिसको हम लोग अनविस्किरी बोल सकते हैं। मेडिसिन पढ़ाया जाता था, आयुर्वेदा सर्जरी के क्लासेस, फिलोसफी पढ़ाया जाता था। तो मेजर ये सारे ही सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमें हमारा आंसर मिल पाया है सी, डी और ई। अब जबकि बात करें जर्नलिज्म की, इन्वायरमेंटल साइंस की, तो ये मॉडर्न टाइम में स्टार्ट किया गया, ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी, LNP, ठीक है। लॉजिक, मेडिसिन एंड फिलोसफी, ठीक है। 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है यूजीसी के चेयरपर्सन का। यूजीसी का जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन होते हैं, उनका सीक्वेंस लगाने को आपको बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने कभी भी इनका लिस्ट देखा हो तो। क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है, अगर हम चेयरपर्सन की बात करें यूजीसी की, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था फीमेल लेडी से। अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखोगे तो इन सब में से एक फीमेल का तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, माधुरी, माधुरी आर साहा, जो कि सबसे पहली चेयरपर्सन थी, ठीक है। वो चेयरपर्सन थी माधुरी आर साहा, इन सब के नाम में से, ठीक है, पहला नंबर इन्हीं का आता है। तो ई नंबर कौन सा है? ये वाला, दैट मीन्स आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजीसी चेयरपर्सन का। सबसे पहले आएगा माधुरी आर साहा, ठीक है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले फीमेल, ठीक है, सबसे पहले फीमेल यहाँ पे यही मुझे दिख रही है, ठीक है। तो माधुरी आर साहा चेयरपर्सन बनी थी 1980 में। फिर यशपाल जी बने थे माधुरी जी के बाद 1980 से लेकर के 1990 से। मनमोहन सिंह उसके बाद बने थे इस ड्यूरेशन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ज्वाइन कर लिया था। जी राम रेड्डी जो 1990, एंड अरमेटी एस देसाई आफ्टर जी राम रेड्डी, दैट मीन्स EDCBA, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पर मैंने, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और नाम दे दिया जाए आपको, ठीक है। सबसे पहले तो राधा कृष्ण थे, उसके बाद प्रोफेसर माधुरी जी बनी थी, तो हो सकता है इस टाइम से आपको कुछ और सीक्वेंस पूछ ले, इसलिए पूरा सीक्वेंस मैं लेके आई हूँ सो दैट आप इसको याद कर सको। सबसे पहले एस राधा कृष्ण फर्स्ट यूजीसी चेयरपर्सन थे 1953 में, उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। फिर माधुरी आर शाह 1970 से लेकर के 1980, जो कि एजुकेशनल पे फोकस की। फिर यशपाल जी आए 1980 से लेकर के 1990, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। यशपाल जी ने लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट प्रमोट किया था। मनमोहन सिंह 1991 से, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी राम रेड्डी अर्ली 90s, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन्होंने एक्सपैंड किया। अरमेल्टी एस देसाई हायर एजुकेशन पे फोकस किए। वेद प्रकाश जिन्होंने रूसा पर वर्क किया, रूसा वेद प्रकाश 2011 से लेकर के 2017 रूसा पे वर्क किया। डीपी सिंह, डीपी सिंह, ठीक है, 2018 से 2021, जिन्होंने क्वालिटी HEI हायर एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया है। अभी कौन है? जगदीश कुमार, जो अभी भी है, जो कि करंट यूजीसी के चेयरपर्सन है,
ठीक है, CUET NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जगदीश कुमार। सो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है विच टू प्रपोजिशन विद सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट टर्म्स अग्री इन क्वालिटी बट डिफर इन क्वांटिटी। तो ये आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें बनाना होगा स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कर भी लेते हो तो चांसेस है कि गलत हो जाएगा, इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड हम सबसे पहले इसका स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग देंगे, सब कुछ मार्किंग वगैरह करेंगे, बट सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। When two preposition with same subject and predicate, यहाँ क्या बोला गया है, यह आपको subject and predicate क्या होगा, सेम होगा। subject and predicate आपका सेम होगा। ठीक है, agree in quality, क्वालिटी भी ठीक है सेम हो जाएगा क्वालिटी, बट डिफर इन क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी अलग हो जाएगी, क्वांटिटी डिफर करेगा। ठीक है, क्वांटिटी अलग होगा बट क्वालिटी हम ले लेते हैं सेम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स अग्री इन क्वालिटी, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स क्वालिटी सब अग्री करेगा, बट इसका अलग क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की और जब हम बात करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूं ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, अगर मैं बोलूं ऑल रोजेस आर रेड, ऑल रोजेस आर रेड, तो क्या आप रोज को काउंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। मतलब ऑल ये क्या में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। मैंने बोला नो रोजेस आर रेड, आप काउंट करके बता पा रहे हैं कि हाँ कोई भी रोज रेड नहीं है, तो ये भी क्या में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। मैंने बोला सम रोजेज आर रेड, 10 रोज दिया, बोला आपने बोला उसमें से सम रोजेज आर रेड, मतलब आपने काउंट करके बताया अगेन, ये अगेन काउंट कर पा रहे थे, ये क्वांटिटी में जाएगा। सम रोजेज आर नॉट रेड, आपने अगेन काउंट करके बताया, तो ये भी आपका क्वांटिटी में जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, AEIO। अब जबकि हम बात करते हैं क्वालिटी का, तो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये किस में आ जाएगा आपका, आ जाएगा क्वालिटी। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर स्टार्ट करना है AEIO, ये सब नाम दे दिया हमने नाम। अब हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मार्किंग करेंगे, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सेम रहेगा, ये वाला सेम चलेगा, ठीक है, बट क्वालिटी डिफर होना चाहिए, क्वालिटी अलग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी की अगर बात करें तो कॉन्ट्ररी दैट इज दिस वन कॉन्ट्ररी। ठीक है, ये वाला अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सब कॉन्ट्ररी, है ना, ये हो जाता है सब ऑल्टर, ये भी हो जाता है सब ऑल्टर, एंड ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। यही नाम है आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन में सबका। ठीक है, अब जबकि क्वेश्चन में दिया गया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा चलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम चलेगा, बट क्वालिटी डिफर एंड सॉरी क्वालिटी agree in quality but differ in quantity, agree in quality but differ in quantity। क्वांटिटी अलग होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका ये स्ट्रेट लाइन लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वालिटी तो सेम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी डेफर होना चाहिए। यहाँ भी क्वालिटी डेफर तो है, ठीक है, क्वालिटी डेफर तो है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें क्वांटिटी सेम नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मेरा सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा और यहाँ पर नो हो जाएगा, तो यहाँ पर सेम फिर अगेन एक क्राइटेरिया टूट रहा है। सब क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपका क्वांटिटी सेम नहीं है, लेकिन क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी सेम है बट क्वालिटी डिफर। देखो अगर हम ऑप्शंस देखें ना, तो इसको अगर आप बनाओगे ना नोटबुक में, अब सिंपल वे से समझोगे ना, तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं होगा। सही आंसर होगा कोरोस्पॉन्डिंग। कोरोस्पॉन्डिंग वो कैसे, क्योंकि अगर हम बात करें क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी सेम हमें अगर मिल भी रहा है तो कहीं क्वांटिटी अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया कि
क्वांटिटी तो अलग है, डिफर कर रहा है, ठीक है, बट क्वालिटी क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है। थोड़ा क्वांटिटी और क्वालिटी बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी, ठीक है, बट आप इसको अगर नोटबुक में बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम जाए तो क्वांटिटी अगर हम बोले तो क्वांटिटी सेम अगर नहीं है तो क्वालिटी अलग है, क्वालिटी अलग है तो क्वांटिटी सेम नहीं है। तो ये सारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। मैंने आपको डायग्राम दे दिया है, आपको ये भी बता दिया कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो आप इसको अपने नोटबुक में बना करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी सेम होना चाहिए, क्वांटिटी डिफर होना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्ट्ररी का ऑप्शन यहाँ दिया है। कॉन्ट्ररी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी तो यहाँ डिफर है, ठीक है, क्वांटिटी भी डिफर कर रहा है साथ साथ, क्योंकि क्वांटिटी सेम चाहिए, क्वांटिटी सेम चाहिए मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये वाला ऑप्शन अगर ऑल है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ऑल होना चाहिए, तब वो ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ऑल आ जा रहा है और यहाँ पर मेरा क्या आ जा रहा है, ई की वजह से नो, जिसकी वजह से हम कॉन्ट्ररी को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया यहाँ मेट कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट ये क्राइटेरिया मेट नहीं कर पा रहा है, सेम नहीं हो रहा है, अलग अलग, ये ऑल हो जा रहा है तो ये नो। अब अगर हम सब कॉन्ट्ररी में जाए तो यहाँ पर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मेरा डिफर कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक जगह आपका सम हो जा रहा है और एक जगह हो जा रहा है सम नॉट, तो यहाँ अगेन सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। और ए ओ की बात करें तो दोनों ही ऑपोजिट है, एक प्लस एक नेगेटिव, लेकिन क्वांटिटी सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर जाओगे तो कोरोस्पॉन्डिंग सही होगा जब दो प्रेपोजिशन सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के होते हैं, साथ ही साथ दोनों का क्वालिटी भी अग्री होता है, एंड दे अग्री इन क्वालिटी, जैसे कि दोनों अफर्मेटिव दोनों ही नेगेटिव, बट डेफर इन क्वांटिटी, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या हो रहा था हमें, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर डेफर इन क्वांटिटी दे आर कॉल्ड एज कोरोस्पॉन्डिंग। मतलब ये सिंपल वर्ड में यहाँ ये लिखा है, जब दो प्रेपोजिशन सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर होता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग। जैसे कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव ले अगर हम लोग, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, और पर्टिकुलर अफर्मेटिव ही ले रहे हैं, अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सम डॉग्स आर एनिमल्स, तो ऐसे को दोनों अफर्मेटिव हुए, सेम क्वालिटी हुआ, लेकिन डिफर इन क्वांटिटी, दैट इज ऑल वर्सेस सम, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग, ठीक है। डिफर इन क्वांटिटी दैट इज कोरोस्पॉन्डिंग। तो कॉन्ट्ररी में क्या होता है, दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं, दैट मीन्स सेम क्वालिटी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कैन नॉट बी ट्रू एज ए और ई के जैसा, ठीक है। मैंने अभी बताया यहाँ पर कि दोनों सेम हो जा रहा है, यूनिवर्सल हो जा रहा है दोनों, है ना, यूनिवर्सल हो जा रहा है, यूनिवर्सल पर्टिकुलर नहीं मिल पा रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल पर्टिकुलर नहीं मिल पा रहा। और यूनिवर्सल पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो ये हुआ एक यूनिवर्सल और ये हुआ एक पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पर क्या सब ऑल्टर्न का ऑप्शन है, नहीं, सब ऑल्टर्न का ऑप्शन नहीं है। हमें क्या चाहिए था, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर चाहिए था, ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या था, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए था, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है ना, यहाँ पर दोनों यूनिवर्सल हो जा रहा था, पर्टिकुलर हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से कॉन्ट्ररी आंसर नहीं होगा। सब कॉन्ट्ररी की बात करें तो दोनों ही पर्टिकुलर हो जा रहा था, ठीक है, सेम क्वालिटी,
जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। कॉन्ट्ररी की बात है तो ऑपोजिट तो हो रहा था, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अलग हो जा रहे थे, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। तो यूनिवर्सल पर्टिकुलर प्लस माइनस ये दोनों मतलब अलग डिफर हो, ठीक है, डिफर हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए था, कॉन्ट्रा सॉरी कोरस्पॉन्डिंग आंसर होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज तो सेम हो रहा था, ठीक है, ये चीज तो सेम हो रहा था, बट हमें यहाँ पर एक यूनिवर्सल और यहाँ पर एक पर्टिकुलर चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा था, सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टर्म्स अग्री, ठीक है, इन क्वालिटी बट डिफर होना चाहिए क्वांटिटी में, तो इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे इसको। जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन की बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन मतलब क्या हुआ, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ठीक है। ऑपोजिट इन क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अलग होता है, क्योंकि ये ए हो गया तो ये ई हो गया, एक यूनिवर्सल हो गया तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। और अगर हम इस तरफ से बात करें तो ये हो गया ई और ये हो गया आपका, सॉरी ये ई नहीं है ओ, हाँ ये हो गया ई और ये हो गया आई, तो ये अगेन हो गया आपका यूनिवर्सल और ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अलग है, एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स होता है, जैसे कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, अगर हम इसको देखें ये बोलता है ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ये बोलता है कि सम डॉग्स आर नॉट एनिमल। तो इसमें एक ही ट्रू हो सकता है, दोनों सही समय एक ही टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकता है। कॉन्ट्ररी की बात करें तो कॉन्ट्ररी इस रिलेशन को बोलते हैं, ठीक है, ए और ई रिलेशन को, जहां पर दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं, सेम क्वांटिटी लेकिन ऑपोजिट क्वालिटी होता है। दोनों ट्रू नहीं हो सकता है बट दोनों फॉल्स हो सकता है, जैसे कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, अगर ये ट्रू है तो नो कैट्स आर मैमल्स, ये फॉल्स होगा, ठीक है। बोथ के नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये कैसे, अगर मैं बोलूं आप पढ़ने में बहुत तेज हो और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूं कि आप पढ़ने में बिल्कुल भी तेज नहीं हो, तो दोनों तो एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकता है, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर ऑल और नो का रिलेशन को समझते हैं कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं लेकिन एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्ररी की बात करूं तो सब कॉन्ट्ररी मतलब कौन सा रिलेशन, नीचे वाला रिलेशन होता है, जो कि ई नहीं आई ओ का, ठीक है, ए ई आई एंड ओ का रिलेशन की बात करें, दोनों पर्टिकुलर होता है, आई एंड ओ सेम क्वांटिटी ऑपोजिट क्वालिटी होता है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकता। जैसे कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई, ये आपका हो गया अगर ट्रू, तो सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई ये भी ट्रू हो सकता है, ठीक है, बोथ कैन बी ट्रू। अब मैंने जैसे कि बोला आपको कि आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, और आपका मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो मैथ्स उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं है, दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकता है। तो सम बर्ड्स कैन फ्लाई, कुछ चिड़िया उड़ सकती है और कुछ चिड़िया नहीं भी उड़ सकती है, दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकता है। तो बोथ के नॉट भी फॉल्स, एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकता है बट ट्रू हो सकता है। सब ऑल्टर्न की बात करूं तो सब ऑल्टर्न रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है, जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाते हैं ना स्क्वायर में। तो ट्रुथ फ्लोज डाउन, हमेशा याद रखना, ट्रुथ फ्लोज डाउन मतलब अगर ऊपर ट्रू है तो नीचे भी ट्रू ही होगा, ठीक है। अगर नीचे फॉल्स है तो ऊपर भी फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर हमें, जैसे कि ये वाला रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नीचे वाला ट्रू है तो हमें ऊपर का अगर आइडेंटिफाई करना तो क्या हो जाता है, ये डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर ट्रू है और नीचे आपको पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये ट्रू ही होगा, क्योंकि ट्रुथ ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर नीचे वाला फॉल्स है और आपको पूछा जा रहा है ऊपर क्या होगा, तो ऊपर फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर ऊपर फॉल्स है, ठीक है, ऊपर फॉल्स है और बोल रहे हैं आपको नीचे क्या होगा, तो आपको नीचे डाउटफुल लगाने का है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का अलग से वीडियो चाहिए डिटेल में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ट्रुथ फ्लोज डाउन एंड फॉल्स अप, तो ए आई और ई ओ का रिलेशन, जिसमें ट्रुथ हमेशा नीचे की ओर जाएगा, फॉल्स हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, सेम क्वालिटी होती है बट क्वांटिटी अलग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा आंसर कोरस्पॉन्डिंग होगा। सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेम क्वालिटी लेकिन क्वांटिटी अलग होती है, जैसे कि ऑल रोजेज आर रेड एंड सम रोजेज आर फ्लावर्स, ठीक है। अग्री इन क्वालिटी बट क्वांटिटी में अलग होने की वजह से कोरस्पॉन्डिंग हो गया। लेकिन हम सब ऑल्टरनेशन को क्या कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, सब ऑल्टरनेशन मतलब क्या हुआ, मैं इस रिलेशन की बात कर रही हूँ, क्या हम इसको कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पे सम,
तो एक हमें यूनिवर्सल भी मिल गया, एक पर्टिकुलर भी मिल गया, और एक पॉजिटिव और दूसरा लेकिन क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से सब ऑल्टरनेशन को हम कोरस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग में आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए होता है। ठीक है, तो इट इज लॉजिकल रिलेशन। सब ऑल्टरनेशन में देखिए अगर, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया ये वाला, एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया ये वाला। यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया दिस साइड, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया दिस साइड। तो कंडीशन ये है यहाँ पर कि दोनों डिफर होना चाहिए, क्वांटिटी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, जो कि है हमारे पास, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, गलती ये हो रही है बस कि यहाँ पर ये प्लस हो जा रहा है और ये भी प्लस हो जा रहा है, जो हमें करस्पॉन्डिंग में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इज ट्रू। अगर यूनिवर्सल हमारा ट्रू हो जाता है तो नीचे वाला ट्रू ही होगा। ठीक है, अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स हो जा रहा है तो ऊपर वाला फॉल्स ही होगा। तो ये लॉजिकल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप ट्रूथफुल। ठीक है, अगर कोरस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये आपका टू प्रपोजिशन होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होती है, क्वालिटी भी सेम होती है, लेकिन क्वांटिटी अलग होना चाहिए, जैसे कि ए आई और ई ओ की बात करें तो इट डजंट इम्प्लीफाई। ठीक है, ये रहने दो। तो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सारा रिलेशन आप देख सकते हो। सब ऑल्टर्न जो है ट्रुथ और फॉल्सिटी फ्लो का देखते हैं और कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखता है। ठीक है, सब ऑल्टर्न हो गया ए आई का रिलेशन और ए आई का रिलेशन, और यहाँ पर ई और ओ का रिलेशन, और कोरस्पॉन्डिंग भी आपका ए आई का रिलेशन ई ओ। ये आपका क्वांटिटी अलग होता है दोनों में, लेकिन क्वालिटी सेम होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें ट्रुथ का, तो सब ऑल्टर्न में क्या होता है, ट्रुथ फ्लोज डाउनवर्ड। ठीक है, एंड फॉल्स फ्लोज अपवर्ड, और यहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या लिखा है, रीटा रीटा के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूज करती है, जो कि एक, और एक मिनट फिर से बताती हूँ। रीता स्मार्टफोन यूजेज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रीता के पास एक स्मार्टफोन है। अब ये स्मार्टफोन में क्या है, स्मार्टफोन आपका क्या यूज करता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, जो कि अच्छा से डिस्क्राइब, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से डिफाइन करता है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखो, इट इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स, ये आंसर्स के बारे में दिया है, यहाँ पर आंसर दिया है ये वाला सही होगा। अब ये कैसे सही होगा वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। ओपन लिखा है मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, एनी वन कैन यूज इट। ठीक है, हमारे मोबाइल में कितने सारे एप्लीकेशन है, वाईटी की बात करें सारे एंड्रॉइड यूजर्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर हम बात करें गूगल सभी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की अगर बात करें सॉफ्टवेयर का, तो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है, यूजर्स देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। पहले जेंडर एक ऐप होता था, जेंडर, है ना, तो जेंडर ही बोलते थे ना इसको, ऐसे ही कुछ बोलते थे। तो ये क्या था, इसकी हेल्प से हम आसानी से शेयर कर सकते थे, कोलैबोरेट, कस्टमाइज कर सकते थे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ये फ्रीली आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है कोड को, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑफन फ्री टू यूज, एंड सारे को इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने नीड के हिसाब से यूज भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, यूजर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिस्टम यूज करने में, ज्यादा सिक्योर भी होता है। ठीक है, रेगुलरली आपको इसको अपडेट करना होता है, आपके फोन में कुछ कुछ ऐप को लेकर के अपडेट आते रहती है, जैसे गूगल पे की अगर हम बात करें, गूगल पे को बार अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि इसे अपडेट करने का, है ना। तो ये ओपन सोर्स हुआ। नो वेंडर लॉक, क्योंकि इसमें कोई आपका लॉक वगैरह सिस्टम या इसको पे करना नहीं होता इसको यूज वगैरह करने के लिए। तो ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है बिल्कुल ही फ्री टू यूज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपको इसको यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यू कैन यूज एनी हार्डवेयर नॉट टाइड टू सिंगल कंपनी, जैसे कि लिनक्स, उबंटू, फिडोरा, एंड्रॉइड, फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, ये सब क्या हुआ, ओपन सोर्स, ओपन ओपन का एग्जांपल हुआ। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखते क्या क्या दिया है। इट इज ओन्ड बाय कंपनी हु डेवलप इट, अगर कंपनी को ओन रहेगा, कंपनी ही इसको चलाएगी, तो ये ओपन कैसे हो गया, ओपन में ये सारे फीचर्स नहीं होते। ठीक है, ये अवेलेबल, सारे यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ज्यादा सिक्योर होता है, ये भी सही है। लेस प्रोसेसिंग पावर यूज करता है, ये जरूरी नहीं है। ज्यादा अगर देखा जाए करेक्ट आंसर, क्योंकि एनटीए जो आपको ऑप्शंस देता है ना,
उसमें 4 के 4 ऑप्शंस आपको क्या लगेंगे, करेक्ट है, बट हमें सबसे परफेक्ट वाला पर जाना होता है। अगर हम ओपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे सही इसमें से कौन होगा, ये अवेलेबल होता है सारे यूजर्स के। सिक्योर कुछ कुछ हो सकता है, एप्लीकेशन सिक्योर ना हो और लेकिन वो फ्री टू यूज हो, आपको ओपन मिल जाता है, लेकिन वो सिक्योर ना भी हो, तो इसमें थोड़ा आपको 50-50 चांस लग रहा होगा आंसर का। लेकिन अगर हम ये वाला की बात करें, सेकंड वाला का, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ही यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A study meant to discover whether variables co-vary, ठीक है, co-vary, ठीक है, co-vary, को का मतलब क्या है यहाँ पे हम समझेंगे, रिलेशन, ठीक है, वेरी मतलब वेरियांस को ले लो या ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके हेल्प से आप इस आंसर को बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज कोरिलेशनल। अब यहाँ पर आएंगे, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अ स्टडी, एक ऐसा स्टडी जिसमें हम डिस्कवर कर रहे हैं कि वेरिएबल्स वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेरिएबल्स को वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब हम वेरिएबल्स का बीच का रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे तभी ना देख पाएंगे कि वो वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। हम केस स्टडी में नहीं कर सकते ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में भी नहीं, हम कोरिलेशनल में ऐसा कर सकते हैं जहां पर हम वेरिएबल्स को स्टडी करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई कोरिलेशनल रिसर्च सही आंसर हो जाएगा। तो कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन डिस्कवर करने के लिए कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरी कर रहे हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से या नहीं है, ये हमेशा रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, जिसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देयर इज नो मैनिपुलेशन, याद रखिएगा हमेशा ही को रिलेशनल में हम सिर्फ रिलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं वेरिएबल्स की, वेरियांस की स्टडी करते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी वही लिखा है, वेरिएबल्स को वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोरिलेशन सही आंसर हो जाएगा। केस स्टडी क्यों नहीं होगा, केस स्टडी में हम किसी भी मैटर के बारे में इन डेप्थ में वर्क करते हैं, केस स्टडी का कीवर्ड हमेशा ही इन डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका इस वर्ड का आपका वर्ड कीवर्ड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिलेशन। रिलेशन जब हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम वेरिएबल्स का रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है वेरिएबल्स का रिलेशनशिप को। केस स्टडी में हम किसी भी सिचुएशन को, रियल लाइफ सिचुएशन हुआ, किसी भी पॉइंट का डिटेल्स जानने के बारे में, इवेंट का, किसी भी पर्सन के बारे में, ग्रुप के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तब आपका केस स्टडी होता है। ठीक है, डिटेल्स में स्टडी करना, वेरिएबल्स rather than gaining deep insight into specific situation। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम सेम ग्रुप, यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, लॉन्गिट्यूडनल में हम सेम ग्रुप पे ही, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे या सब्जेक्ट पे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सेम ग्रुप ऑफ पीपल एंड सब्जेक्ट पर, ठीक है, सब्जेक्ट पर ही हम लंबे समय से स्टडी करें, लॉन्ग टाइम मतलब अगेन एंड अगेन, तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम या फिर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम समय मतलब बार बार ट्रैक चेंजेस को देखने के लिए, होता है ना कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, इसको हमने मॉर्निंग में कुछ और ट्रीटमेंट दिया, हमने आफ्टरनून में कुछ और ट्रीटमेंट दिया, हमने इवनिंग में कुछ और ट्रीटमेंट दिया, है ना, सेम पर्सन है, ठीक है, सेम मैटर है, सारा कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन हम लंबे समय से इसी मैटर पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाएगा। लॉन्ग टर्म से इट इज नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फाइंडिंग हाउ वेरिएबल्स आर रिलेटेड, यहाँ पर हम लोग रिलेशन नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग में आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, आफ्टरनून में कैसा रहा, इवनिंग में कैसा रहा, तो हम लंबे समय से एक ही मैटर पे स्टडी कर रहे हैं, सेम ग्रुप ऑफ पीपल, सेम सब्जेक्ट पे, सेम वर्क पर, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करना चाह रहे हैं, चेंजेस क्या बदलाव आया, क्या डेवलपमेंट आया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च एक ऐसा स्टडी है जहां पर रिसर्च जो होता है वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर रिलेटेड और नॉट, को वेरी कर रहे हैं या रिलेटेड है या नहीं है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ इसमें ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं कि वेरिएबल्स कैसे कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी एनटीए एग्जाम लेंगे, ठीक है, एग्जाम लेगा एनटीए, तो आप अगर 6 आवर पढ़ाई कर रहे हो,
तो इसका रिलेशन किस पर असर होगा, इसका असर होगा रिजल्ट पे। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कोरिलेशनल। क्या? कोरिलेशन। अगर आप ज्यादा सो रहे हो, स्लीप, एंड फिर आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस होगा ना, वेरी करेगा, इसके वजह से आपका इस पर असर पड़ेगा, तो इसको स्टडी करना, दैट इज कोरिलेशनल। आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐप में आपको चीजें आर्काइव करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि व्हाट्सएप में ही आपको आर्काइव करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई डेटा, पास्ट सर्वे, पब्लिक रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नया डेटा नहीं, हम जो इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं उसको हम आर्काइव करके रख रहे हैं, तो ये हो गया आर्काइवल रिसर्च, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आर्ग्यूमेंट्स बाय एनालॉजी आर व्हाट? आर्ग्यूमेंट्स, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो एक होता है आपका आर्ग्यूमेंट और एक होता है आपका स्टेटमेंट। ये भी पहले आपको पीवाईक्यू में बहुत पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड हो सकता है एंड इनवैलिड हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू हो सकता है एंड फॉल्स हो सकता है। तो मैंने क्या बोला आपको, आर्ग्यूमेंट वैलिड एंड इनवैलिड हो सकता है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, जिसकी वजह से ये दोनों आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब वैलिड या इनवैलिड कुछ भी हो सकता है, मैंने ये बोला, जिसकी वजह से हमने ये दोनों आंसर सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लेम टू फॉलो प्रेमाइसिस विद लॉजिकल नेसेसिटी, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। अब वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, तो मैंने हो सकता है मतलब यहाँ पे क्या बोला, प्रोबेबल बोला, प्रोबेबल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबल, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आपका एनालॉजी सजेस्ट करता है कि यहाँ पर दो सिमिलर कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का चांस देता है, गारंटी चांस नहीं देता है कि ये लॉजिकली हो भी सकता है, मतलब वैलिड और इनवैलिड की बात करें, ठीक है। तो ये एनालॉजी की बात हुआ, आर्ग्यूमेंट की बात हुआ, ठीक है, जो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा प्रोबेबली, प्रोबेबल। अब ये रहा क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको पेपर वन में ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और स्टूडेंट्स बहुत सारे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी मार्क करके आ गए इसमें आंसर। तो लिस्ट वन दिया और लिस्ट टू दिया है, जिसमें आपको मैच करना है, बहुत ही इजी है, आप इसको एक बार बनाना सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर बनाने का सिंपल तरीका यही है कि ये दिया है पॉपुलेशन मीन, दैट इज ये हो गया आपका पॉपुलेशन मीन, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला दिया है, ये क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 1/n x2, ये फॉर्मूला दिया है, एंड पॉपुलेशन दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज दिस। आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ और, तो यहाँ पे दिख रहा है इसका वैल्यू ये वाला दिया है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू दिया है 85। तो मतलब आपको 7 और 85 को सिर्फ सॉल्व करना था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 दिया है पॉपुलेशन मीन, और ये आपको दे दिया है वैल्यू कितना, 58, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसका वैल्यू दिया है 7, और यहाँ पर देखें तो 113। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू दिया है मीन का 6 और 117, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दी गई है 9876, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, सब स्क्वायर करना था मीन का, सब्ट्रैक्ट करना था ये जो वैल्यू दी है उससे, और फिर स्क्वायर रूट। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे मैम, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, स्क्वायर करना है मीन का। तो यहाँ पर मीन क्या है, 7 है, 3 है, 7 है, 6 है। मीन वैल्यू यहाँ पे देखो लिखा है ना, पॉपुलेशन मीन, और मीन का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। 7 का मीन क्या होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 3 का 3 3 जा 9, 7 का अगेन दैट इज 49, अगेन 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। ये कर लिया हमने, क्या स्क्वायर कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप स्क्वायर करना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द गिवन, ये वाला का जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू दिया है इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर रूट इज द रिजल्ट, मतलब ये वाला से मैच करना था। अब जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, मीन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू में हमें इसको पुट करना था, ये वाला है एज इट इज, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज दिया हुआ है, और ये वाला हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब पहला स्टेप देखो, पहला क्या नंबर है यहाँ पर, पहला नंबर है आपका 7, यहाँ लिखा 7, 7, और क्या है दूसरा वैल्यू, दूसरा वैल्यू 85, 85, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49।
आपको अब इसको वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू क्या था आपका, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, ये वाला इसमें इसमें पुट करना है, ये वाला वैल्यू में। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 85। क्यों लिखा है 85, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू 85 दिया है। इसका हमने स्क्वायर निकाला था, दैट इज 7 7 जा 49। इसको माइनस करेंगे, 85 माइनस 49, 85 माइनस 49 कितना होगा 36। 36 का क्या करना है अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो 6 होगा। तो यहाँ पर कहीं पे 6 है, हाँ ए का 4 में 6 है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किया मैं फिर से एक बार यहाँ बता दे रही हूँ, देखो ध्यान से। सिंपल था इसको सॉल्व करने का। आपको क्वेश्चन में मीन का वैल्यू दी गई थी और ये वाला फॉर्मूला का वैल्यू भी दिया गया था। आपको सिर्फ इसको ये फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना था, ये वाले फॉर्मूला के हेल्प से, जिसमें अगर हम ये फॉर्मूला को देखें, पहला वैल्यू को हमने लिया, चलो अब हम दूसरा को ले लेते हैं। इसका वैल्यू दिया है 58, ठीक है, और ये मीन का स्क्वायर लेना है, दैट मीन्स मीन यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, सेकंड नंबर का आ गया, माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखो माइनस करने से कितना होगा 58 माइनस 9 कितना होगा 58 9, और यहाँ पर 4 49, 49 का अगर हम ये रूट निकाले तो कितना होगा 7। तो यहाँ पर सेकंड का मैच किसके साथ हो जाएगा 7 के साथ, आई मीन तो यहाँ पर तो बी का 3 मतलब ए का 4 कौन सा है ये वाला, तो ये वाला भी सॉल्व करने से आपको आंसर आ जाता है, ठीक है। वही सेम तरीका है यहाँ पर भी, देखो सी का 7 है मीन, सी का यहाँ पर देखो 7 है मीन, और ये आपका वैल्यू दी गई है 113, 113 वैल्यूज पुट करेंगे, 113 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस करने से हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट 8, 6 और 117, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा मीन का वैल्यू है, और ये फॉर्मूला का वैल्यू ऑलरेडी 117 दी गई है आपको। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एंड 117, रूट को सॉल्व करेंगे 9, सो आंसर हमारा 4 इसका करेक्ट होगा। तो देखो ये वाला सॉल्व किससे होता है, बेसिकली आपको सारा कुछ क्वेश्चन दिया था, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए था, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करके दी गई थी, आपको बस मैच करना था, ठीक है। 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये है आपका एक क्वेश्चन आईसीटी से, ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ LM represent L in the base number M, identify the correct ascending order। मतलब आपको इसको सॉल्व करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब सबसे कम वैल्यू किसका है वो पहले आएगा, उसके बाद जिसका सबसे बिग वैल्यू होगा। तो ये भी सॉल्व करना इजी है, इसके लिए मैंने पेज वगैरह छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ठीक है, रुक जाओ यहीं पे बता दूंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करना आपको सिखाती हूँ। ये है पहला नंबर, ये है दूसरा, ये तीसरा एंड सो ऑन। सबसे पहले वाला को सॉल्व करते हैं। कितना नंबर दिया है 1 2 3 4 5.11 ब्रैकेट ब्रैकेट बेस वैल्यू 2, यही है। इसको सॉल्व करना है, ये आपको दिया गया है किसमें, नंबर्स कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आपको निकालना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबको अलग अलग लिख लो, 1 1 1 1 2 3 4 5। एक मिनट, यहाँ पर इसको बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चलो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी बना करके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का 2A, ये वाला। इसको जरूर से देख लेना शॉर्ट्स में, मैं इसको अपलोड कर दूंगी सो दैट ये बना पाओ आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अ टीचर इज लुकिंग फॉर LMS सिस्टम, ठीक है, LMS सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से कौन सा है जिसमें टीचर क्या कर सके, मल्टीपल असेसमेंट ले सके और साथ ही साथ स्टूडेंट का
जो प्रोग्रेस हो रहा है उसका एक ट्रैक रख सके, मतलब रिकॉर्ड रख सके कि स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल कौन सा इसमें से टूल होगा, मतलब बेसिकली आपको इसमें से एलएमएस टूल खोजना है। कौन सा टूल? एलएमएस टूल खोजना है। पहला है मूडल, जूम, ग्रामरली, टर्नटिन। अगर हम जूम की बात करें तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? वीडियो कॉल्स के लिए, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, मीटिंग्स वगैरह के लिए। टर्निटिन एंड ग्रामरली, ग्रामरली से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंग्लिश में करेक्शन वगैरह जो होता है उसके लिए ज्यादातर यूज हो रही है। टर्निटिन की अगर बात करें तो ये आपका रिसर्च फील्ड में यूज होता है। बचा एक ही ऑप्शन, मूडल, मतलब हमारा मूडल आंसर करेक्ट होगा। एलएमएस का एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें हम सीखते हैं इमोजीज के साथ, लर्न विद इमोजीज, सो दैट आपका लर्निंग वगैरह इंटरेस्टिंग हो सके। अगर हम बात करें मूडल का, मूडल आपका एलएमएस टूल में आता है, जिसके हेल्प से हम असेसमेंट ले सकते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कोर्स एंड क्विजेस वगैरह करा सकते हैं। जूम की अगर बात करें तो जूम एलएमएस नहीं है, यहाँ पर हम वीडियो क्लासेस नहीं ले सकते हैं। ये आपका वीडियो क्लासेस के लिए है, लेकिन ये बेसिकली आपका ऑफिशियल काम के लिए ज्यादा यूज होता है, एजुकेशनल पर्पज के लिए नहीं होती है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं ना, वो लोग जूम वगैरह पर मीटिंग वगैरह करते हैं। ये सिर्फ मान लो अगर हम टीचिंग के लिए भी अगर यूज कर ले जूम को, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम आया था तो बहुत सारे स्कूल में टीचर्स जो थे वो जूम के हेल्प से ही क्लासेस लिया करते थे। तो जूम से आप सिर्फ वीडियो क्लास तो ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आपको स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैक करना है, तो जूम में हम ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रामरली जो है ये ग्रामर चेकर ऐप होता है, ग्रामर चेक करने के लिए, राइटिंग में आपको हेल्प करता है, लर्निंग के लिए नहीं। टर्निटिव प्लेजरिज्म चेकअप होता है, इसे रिसर्च मैंने बताया है ना आपको, क्लासरूम सपोर्ट के लिए नहीं। तो सबसे सही आंसर कौन होगा? मूडल, जहाँ पर टीचर को जो कुछ भी चाहिए क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेने वगैरह के लिए, सब कुछ वो मूडल के हेल्प से आराम से कर सकती है। अब कुछ एलएमएस टूल के बारे में यहाँ से देखो, याद रख लो, ये सारे एलएमएस टूल्स है, अगर मतलब पूछा जाए एग्जाम में तो आइडेंटिफाई कर पाओ। गूगल क्लासरूम एलएमएस है, कैनवस एलएमएस है, एक है कैनवा और एक है कैनवस। आपको याद रखने का ट्रिक मैंने बताया है, एलएमएस टूल और एलएमएस टूल यहाँ भी लिख दे रही हूँ, देखो जो वर्ड एंड होगा एस से, जो वर्ड किससे एंड होगा? एस से, ठीक है, वो हमारा एलएमएस में आएगा। ये एस से एंड हो रहा है, ये भी एस से एंड हो रहा है, तो ये एलएमएस टूल में आएगा। क्या यहाँ पर कोई एस है? नहीं, लेकिन यहाँ पर एस है, मतलब ये एलएमएस टूल में नहीं आएगा। तो कैनवस आपका एलएमएस टूल है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड एलएमएस है, स्कूलोलॉजी एलएमएस, एडोमोडो एलएमएस, एडमोडो, ठीक है, टैलेंट एलएमएस, डोसिबो, ब्राइट स्पेस, सैप, लिटमॉस, थिंकपिक, थिंकपिक, ये भी आपका एलएमएस टूल है। तो ये सारा आपका एलएमएस टूल है जो आपको याद रखने का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, आप आराम से कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, आपको अगेन ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये वाला आपको मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी। तो 16 का आंसर यहाँ पर मैंने नहीं लगा रखा है, तो 16 का आंसर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्या है क्या नहीं, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग टेक्निक। ये आपका क्वेश्चन हो गया सैम्पलिंग से, जो कि आपका किसमें है? आपका रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च में। सैम्पलिंग टेक्निक जो हम यूज करेंगे किस समय? जब हमारा पॉपुलेशन हिडन हो। मतलब ये आपको पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आप एक रिसर्चर है, आपने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके लिए आपको जो सैंपल चाहिए उसको खोजना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है? हिडन है। ये बेसिकली किसमें होता है? मान लो आप कोई ड्रग एडिक्ट पर अपना रिसर्च कर रहे हो। अब ड्रग्स जो लेते हैं वो लोग तो सामने से बताते नहीं है, ठीक है, सामने से कुछ बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो? आप कौन सा इसमें से सैम्पलिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो आपको हिडन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं? जैसे कि पूरा पॉपुलेशन है, रैंडमली किसी को पिक कर लिया, तो अब ये मेरा पॉपुलेशन है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ड्रग एडिक्ट है या नहीं, ये ड्रग एडिक्ट है या नहीं? तो हम इसको नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ए हट गया, ए हट गया यहाँ से भी, और बस हो गया। स्नोबॉल सैम्पलिंग का चांसेस है, क्योंकि स्नोबॉल में क्या होता है? आपने एक को आइडेंटिफाई किया, आप उसको बोलोगे आप मेरे लिए दूसरा सैंपल लेकर के आओ, वो दूसरा लेकर के आएगा, ये बोलेगा फिर आगे को, तो ये दूसरा ला के देगा, ये दूसरा ला के देगा, फिर ये अलग।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सिर्फ एक को आइडेंटिफाई किया, आगे वो आपके लिए आइडेंटिफाई करके ला रहा है ना, ये हो रहा है स्नोबॉल में। तो बेसिकली ये हम ड्रग में यूज कर सकते हैं। मान लो बहुत मुश्किल से हमने एक ड्रग एडिक्ट को खोजा, हमने उनको बताया कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे आप ऐसे ऐसे पर्सन से प्लीज मिलवाइए, तो ये क्या करेंगे, बोलेगा ठीक है मेरे कांटेक्ट में है, तो ये ऐसे दूसरा को खोज के लाया, फिर इसको आगे को बोला, तो ये ऐसा हो सकता है, स्नोबॉल के चांसेस है, मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन यहाँ पे बी। दैट मीन्स आपका बी और डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा, की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग। की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग क्या है, इन्फॉर्मेंट मतलब इंफॉर्मेशन जिसको दिया हमने आगे, फिर वो किसी और को दिया, तो स्ट्रैटिफाइड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिडन पॉपुलेशन, जैसे कि मान लो ड्रग यूजर हुए, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वीजा वगैरह नहीं है, जिनको हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उनको खोजना मुश्किल हो सकता है, हिडन पॉपुलेशन, जो जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाएगा और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग होगा, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक पार्टिसिपेंट दूसरे को खोज के ला रहा है, एक्सपर्ट इनसाइडर हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट को खोजने के लिए, ठीक है। सिंपल रैंडम हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें फुल लिस्ट चाहिए होता है, ये हिडन के लिए यूज नहीं करना ठीक रहेगा। स्ट्रैटिफाइड भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी पॉपुलेशन नोन होता है, तो बी डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये वाला बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला आपका पीडी का क्वेश्चन होने वाला है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि स्मोक ऑफ ग्रेट लंदन स्मोक डिजास्टर के बारे में पूछा गया, वाज कंपोज्ड ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा था, लॉग लंदन स्मोक डिजास्टर के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो ग्रेट लंदन स्मोक डिजास्टर जो हुआ था 1952 में हुआ था, जो कि मेनली किसके वजह से हुआ था, कोल के बर्निंग से हुआ था, कोल का जलने से, जो कि जब आप कोल को बर्न करोगे, जलाओगे, तो वो क्या रिलीज करता है, SO2 या फिर पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, थिक फॉग मिक्स्ड विद सूट। सूट क्या होता है, एकदम पतला पतला, एकदम छोटा छोटा जो कार्बन मटेरियल, अगर हम बोले डस्ट मटेरियल अगर बोले, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाती हूँ आपको सूट क्या होता है, ये देख सकते हो, ये है सूट, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस जिसमें ज्यादातर कार्बन ही होते हैं। सूट एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जिसमें कार्बन, कोयला होता है, वुड हुआ, कोल हुआ, फ्यूल ऑयल हुआ, तो ये बहुत ही हजार्डियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैरिकोजेनिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से कैंसर होना, लंग इन्फेक्शन होना, स्किन कैंसर होना, ये सब हो सकता है सूट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के जलने से हुआ था, तो कार्बन अगर जलेगा तो छोटा छोटा उसका निकलेगा, तो वो तो सूट फॉर्म करेगा ही ना। तो क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा लेवल, और पर्टिकुलेट मैटर, सूट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑप्शन आ जाएगा, और पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, छोटे छोटे आकार के होते हैं, दैट मीन्स आपका बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर हम पैन की बात करें, फोटोकेमिकल स्मॉग, नॉट क्लासिकल स्मॉग, तो ये लंदन डिजास्टर तो उसमें नहीं था, तो बी और डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट वाज द स्मॉग इन ग्रेट लंदन स्मॉग डिजास्टर, क्या था, तो स्मॉग जो था वो थिक मिक्सचर था स्मोक का और फॉग का, जो दिसंबर 1952 में हुआ था। इट वाज कॉल्ड पी सोपर, क्योंकि इसमें येलोइश ब्लैक जैसे पी सूप जैसा था कुछ, ठीक है। इसमें एयर काफी डर्टी हो गया था, डेंजरस टू ब्रीथ। तो व्हाट वाज द स्मोक कंपोज्ड ऑफ, सल्फर डाइऑक्साइड था, जिसमें बर्निंग कोल के जलने के बाद सल्फ्रिक एसिड फॉर्म हुआ, जो कि बहुत ही हार्मफुल था लंग के लिए। ये ग्रेट लंदन स्मॉग डिजास्टर उसकी बात कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड था पहला ऑप्शन, एंड दूसरा पार्टिकुलेट मैटर, एंड तीसरा वाटर वेपर। पार्टिकुलेट मैटर दैट इज छोटा छोटा एकदम टाइनी सूट पार्टिकल्स, एशेस राख जो उड़ता है ना कोल स्मोक फॉर्म में, उसकी बात करें, जो काफी अनहेल्दी होता है, ठीक है, शरीर के लिए। वाटर वेपर, विंटर फॉगी, लॉट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो नेचुरली एयर में होता है, ठीक है। तो स्मॉग उस समय जो डेडली मिक्सचर कंटेन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ग्रेट लंदन स्मॉग वाज मेनली मेड अप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वाटर वेपर, जो कि जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन डिजास्टर हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब क्या हुआ, आप किसी को क्या कर रहे हो, देख करके सीख रहे हो, ठीक है। जैसे कि मंकी जो देखता है उसी को कॉपी करता है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, तो आप जिस तरीके से रेडी होते हो, आप जिस तरीके से रहते हो, वो सब वो क्या करता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, देख करके सीखता है। तो इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट है
जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को दिखाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब समझ गए ना आप लोग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशनल जैसे कि आप मॉडलिंग करते हो, सोसाइटी से कुछ सीखते हो, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो थ्योरी है ना, ये किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। याद रखेंगे हम लोग, अल्बर्ट बंडूरा ने सोसाइटी सोशल लर्निंग को ऑब्जर्व करके सीखने वाला कॉन्सेप्ट और थ्योरी दिया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने फादर को शेविंग करते हुए देखता है, तो वो भी उस चीज को कॉपी करता है। एक अगर बेबी गर्ल है तो वो अगर अपनी मदर को मेकअप करते हुए देखती है, तो उस चीज को वो भी कॉपी करती है, साड़ी वगैरह पहनती है अपने मदर के जैसा, जैसे वो सिंदूर लगाती है वैसे उस चीज को कॉपी करती है। तो वो सब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा की तरफ से। तो इसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को फोकस करता है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, मोटिवेशन तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा। अब हम मोटिवेशन मतलब क्या समझते हैं, अगर हम किसी के कुछ टास्क को कॉपी कर रहे हैं तो हम उससे मोटिवेट होकर के उस चीज को करना चाहते हैं, करेक्ट है। अब साड़ी पहनने के बाद हमारी मम्मी काफी सुंदर लगती है, तो उस चीज को कॉपी करना चाहती है वो छोटी बच्ची, उसी चीज को कॉपी करना चाहती है, ठीक है। मंकी भी देख करके कॉपी करता है, तो मोटिवेशन तो आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये क्रॉस कर देते। रिटेंशन, अटेंशन, अडेप्शन एंड प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अगर हम बात करें तो इसमें 4 स्टेप्स होता है। अटेंशन, जब हम किसी भी टास्क को एकदम फोकस होकर ध्यान से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रिटेंशन मतलब हम उसको अपने माइंड में उसके बाद रख लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा, बेबी बॉय, ठीक है, अपने फादर को जब शेविंग कर रहे होते हैं उनके फादर, तो वो केयरफुली पहले क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि हाँ कैसे उन्होंने वो ब्लेड लगाया, कैसे उन्होंने क्रीम लगाया एंड कैसे फिर शेव कर रहे हैं, वो सब चीज वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को वो माइंड में रखता है कि पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्रीम लगाना था या वाटर लगाना था या पहले उसको सेव करना था, क्या था, ठीक है। उसको माइंड में रखा, उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके जैसा ही सेम बिहेव करता है, उसके बाद मोटिवेशन उसको अच्छा लगता है या कैसा भी कुछ भी, ठीक है। मतलब अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, मतलब यहाँ पर अडेप्टेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स सी को हटा देंगे, सी को हटा देंगे, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अडेप्टेशन तो ऐसे भी समझ में आता है। रिटेंशन क्यों, अगर कोई भी पर्सन, आप किसी का भी कुछ ऑब्जर्व करते हो तो आप उसको अपने माइंड में स्टोर करके रखते हो ना। अटेंशन मतलब क्या हुआ, आप उसको पहले ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब रिटेंशन तो आना था और अटेंशन तो आना था, तो बी, बी, यहाँ बी नहीं था तो इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। मोटिवेशन का तो बता दिया। प्रोडक्शन मतलब हम खुद उस चीज को सीखने की बात कर रहे हैं, तो बी भी आएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अ वुमन वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट एंड ये हो गया साउथ, ठीक है। इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, अगेन ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट एंड ये राइट। इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट, इसका साउथ वेस्ट है ना। हाँ, और यहाँ पर भी मैंने चार्ट लगा दिया है। दिस इज नॉर्थ, हो गया ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, एंड इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो जिस जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है ना वही सब करना। देखो क्या लिखा है, अ वुमन वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर वुमन यहाँ से स्टार्ट करती है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। 100 मीटर ऐसे लिख लेना बना करके। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। लेफ्ट किधर है, इधर में है, तो ये इधर मुड़ेगी, ठीक है। 50 मीटर चलती है, 50 मीटर हो गया। अगेन अभी वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो लेफ्ट गई तो वेस्ट डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है। अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब वेस्ट का लेफ्ट किधर है, इधर में। अब इधर देखो किधर जा रही है, 120, ठीक है, 120 मीटर जा रही है, तो ये हो गया इसका 120 मीटर, ठीक है। अभी वो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, क्योंकि वो इधर साइड आई है, लेफ्ट के साइड आई है, ठीक है। 120, फाइनली शी टर्न्स राइट। अब वो फाइनली राइट मुड़ती है, मतलब साउथ का राइट किधर है, इधर में है, तो राइट तरफ मूव करी, ठीक है। राइट मूव करके 45 डिग्री एंगल बनाती है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंगल एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग। अब इधर डायरेक्शन कौन सा है आपका,
वेस्ट हो गया, ठीक है, और ये साउथ भी हो गया, लेकिन 45 डिग्री होने की वजह से ये किस में हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 डिग्री नहीं दिया होता है, ऐसे ही पूछते तो वेस्ट हो जाता आंसर, लेकिन 45 डिग्री लिखा इसलिए से साउथ वेस्ट आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 21 नंबर। यहाँ पर ये भी डायग्राम दिया है, इसके हेल्प से बना सकते हो। देखो राइट लेफ्ट यहाँ पे मैंने बना दिया, और यहाँ पे भी नॉर्थ, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, वेस्ट, राइट, लेफ्ट, ईस्ट, लेफ्ट, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से इसको समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है और इसका ये डिस्क्रिप्शन है। अब देख करके आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, अगर ये ओरल है तो यहाँ प्रिंट नहीं आएगा, यहाँ बोलने वाला कुछ आएगा। यहाँ विजुअल है, ठीक है, तो यहाँ कुछ देखने वाला आएगा। यहाँ टाइपोग्राफिक है, मतलब कुछ लिखने वाला आएगा। यहाँ चिरोग्राफिक है, तो यहाँ कुछ अलग सा आएगा, जो ऑप्शन बचेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टाइपोग्राफिक की बात करें, दैट मीन्स बी ऑप्शन की बात करें, तो टाइपो मतलब क्या होता है, टाइपिंग, दैट मीन्स यहाँ राइटिंग आ सकता है, बी का फोर्थ की तरह ये वाला है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हमारा ऑप्शन 3 नंबर है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 1 इज राइट, बी का 2, एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 21 नंबर ना, 21 का 4, बी का 1, टाइपोग्राफिक, 21 का 4 और यहाँ पे 21 का 1। अगर हम बात करें विजुअल की, तो विजुअल तो आपका ठीक है, इमेजेस से हो जाएगा ये वाला, दैट मीन्स डी का 3, डी का 3 यहाँ पर है, डी का 2 है यहाँ पर, विजुअल तो वर्ड नहीं होगा। अच्छा चलो हम विजुअल को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो विजुअल क्योंकि देखना, तो हम किसी भी इमेज को देख करके समझते हैं कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है वो इमेज, तो स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग थ्रू इमेजेस वो आपका विजुअल में चल जाएगा, मतलब डी का 3, डी का 3 एक ही है, दैट मीन्स 4, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। अब चलो मैच करते हैं, ए का 4 चिरोग्राफिक दैट इज राइटिंग, टाइपोग्राफिक आपका हो जाएगा प्रिंट, हाँ प्रिंट भी हो सकता है, हम लिख करके प्रिंट कराते हैं ना 1, ओरल हो जाएगा आपका, ओरल सी का 2, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स हो गया ओरल एंड विजुअल, ठीक है, मैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, चिरोग्राफिक दैट इज राइटिंग, चिरो का मतलब होता है हैंड, हैंड रिटन कल्चर, टाइपोग्राफिक हो गया प्रिंट, टाइपोग्राफी इज अबाउट प्रिंटिंग एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, ओरल हो गया आपका स्पीकिंग टू वर्ड दैट इज स्पोकन वर्ड, विजुअल हो गया आपका इमेजेस का अंडरस्टैंडिंग लेना देख करके, विजुअल इमेजेस एंड स्पैटियल मतलब होता है सेंस, यहाँ जो ये स्पैटियल लिखा है ना, ये स्पैटियल का मतलब होता है सेंस। अगर आपके रूम में कुछ इमेज लगा हुआ है, चलो इमेज रूम का इमेज का छोड़ो, आप रोड पे कहीं जा रहे हो, यहाँ पर किसी एडवर्टीजमेंट का लगाया हुआ है इमेज, ठीक है, अब इसको देख करके आप समझोगे ना क्या ऑफर चल रहा है क्या ऑफर नहीं चल रहा है, तो वो विजुअल कल्चर में आएगा, ठीक है। स्पैटियल मतलब सेंस, अपने सेंस सेंस की हेल्प से समझोगे क्या ऑफर है क्या नहीं। ओरल मतलब हो गया यहाँ पर इसका कीवर्ड वर्ड हो गया, ठीक है। टाइपो मतलब हो गया यहाँ पर प्रिंट, एंड चीरो मतलब हो गया राइटिंग, चीरो मतलब जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन, जिसकी वजह से ये आपका यहाँ पे राइटिंग में चला गया, दैट मीन्स करेक्ट आंसर 4 होगा। हाँ यहाँ पे गलती से हो गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे 4 जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, यस ये वाला सही है, ठीक है, 4 आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। याद रखना चिरोग्राफिक दैट मीन्स राइटिंग पार्ट की हम बात कर रहे हैं, टाइपोग्राफिक हो तो हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग की, ठीक है, ओरल हो तो हम बात कर रहे हैं वर्ड की, एंड विजुअल हो तो हम बात कर रहे हैं इमेज की, ठीक है, ये सब कीवर्ड होंगे इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट, फाइंड आउट द interconnected psychodynamic of oral thought sequentially according to Walter J. Onge। अब हमें क्या पता ये वॉल्टर जे ऑन है कौन, क्योंकि हमने तो भाई ये नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें एक चीज समझ में आ सकता है यहाँ पे कि हमें ओरल थॉट को सीक्वेंस में लगाने का है, ओरल थॉट को हमें सीक्वेंस में लगाने को, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रहा है।
एडिटिव, अग्रीगेटिव, कॉपीइस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, क्लोज टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सीक्वेंस इसको लगाना है 22 नंबर को। तो यहाँ पर अगर हम देखें 22 नंबर का, तो ये है क्या, एक बार देख लेते हैं यहाँ से। वॉल्टर जी ऑन्ज जो है, इन्होंने साइको डायनामिक ऑफ ओरालिटी दिया है, जिसमें सीक्वेंस को लगाने का है। सबसे पहले हमें देखो ये समझना है कि हम ओरली कोई इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। एडिटिव, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, तो हम सबसे पहले उसको एडिटिव आइडियाज आर एडेड rather than subordinated, हम पहले उसके आइडियाज को ऐड करते हैं। अग्रेसिव, मतलब हम सोचते हैं कि उसको लेना है या नहीं उसके बाद, ठीक है। कोपियस, मतलब हम उसके साथ उसको कोप अप करके उसको माइंड में रिटेन करते हैं। फिर ट्रेडिशन जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, नॉलेज को रखना है नहीं रखना है, फिर वो हमारे लाइफ में आता है, ह्यूमन एक्शन में देखने को मिलता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज दिस वन। एडिटिव मतलब मान लीजिए मैंने आपको कोई लाइफ का वैल्यू, मॉरल वैल्यू सिखाया, आपने उस मॉरल वैल्यू का जो पॉइंट है उसको अभी के लिए अपने दिमाग में ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप जज करोगे कि मुझे ये इंफॉर्मेशन को रखने का है नहीं रखने का है, इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है या यही वाला इंफॉर्मेशन सही है। आपको लगा वो इंफॉर्मेशन मैम ने जो दिया है सही है, ठीक है। अब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रख रहे हो, उसके बाद उसको ट्रेडिशन मतलब अपना रेगुलर लाइफ में उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हो। दैट मीन्स पहले एडिटिव, फिर होगा अग्रीएटिव, फिर कोपियस, फिर ट्रेडिशनलिस्ट, फिर क्लोज टू ह्यूमन लाइफ। 1 2 3 4 5, वॉल्टर जे ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वन, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो प्रीवियस नेम क्या था, नोमेनक्लेचर फॉर एमओई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले हम इसको क्या बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डी, सॉरी 2 नंबर 23 का 2, यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। अच्छा ये वाला दिया हुआ है, वॉल्टर जे ऑन जो है इन्होंने बताया कि हम ओरल कल्चर को कैसे लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, हम कैसे उसके बारे में सोचते हैं, उसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं। हम पहले आइडिया को ऐड करते हैं सिंपल वे, ठीक है। जैसे कि किसी का दूसरे का मतलब मान लो कोई आपको आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उसको ऐड करते हो अपने लाइफ में। तो उसके बाद उसको ग्रुप ऑफ आइडिया इजी टू रिमेम्बर, जैसे कि सेइंग ब्रेव हीरो या कोई वाइज एल्डर हुआ, ठीक है, उसका कोई स्टोरी को माइंड में रखना, याद करके रखना। ओरल कल्चर, उसके बाद उसको रिपीट करते हो, ठीक है। उसके बाद वो आपके ट्रेडिशन में आता है, ओल्ड नॉलेज को प्रिजर्व करके रखते हो और फाइनली उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहला क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में। ये नाम दिया गया टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 24 नंबर, ये हो गया 24 नंबर। अब देखो, व्हेन अ कार पासेस यू ऑन द रोड, आप यहाँ खड़े हो, आपके पास से ये कार पास हुई, ये पास होके यहाँ गई, ठीक है। अब जैसे जैसे ये दूर होती जाती है, श्रिंक मतलब ये छोटा होते जाता है, आपको छोटा दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को जो आप रियलाइज कर रहे हो कि कार इज नॉट इन फैक्ट गेटिंग स्मॉलर, मतलब आपसे ये जो कार दूर होती जा रही है, ये छोटा होते जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है ये, सेल्फ एक्चुअल, सॉरी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी 24, हाँ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, सॉरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, दिस इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परपेचुअल इस वजह से क्योंकि आपके हिसाब से ये छोटा होते जा रहा है, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। व्हेन अ कार पासेस यू ऑन द रोड इट लुक्स स्मॉलर एज इट मूव्स फार्दर अवे, जैसे जैसे ये कार दूर होती जाएगी ये और छोटा होती जाएगी। बट योर ब्रेन नोज, लेकिन आपका ब्रेन जानता है कि एक्चुअली कार छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इस वजह से हो रहा है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी की वजह से, जो ये रियलाइज करता है कि जो चीज है वो सेम साइज का है, बट वो जब आपके सामने है, आप सामने से देखोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन जब वो आपसे दूर होगा, जब फार अवे फ्रॉम यू, तो वो और स्मॉलर होते जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, जहां पर आप क्या, आपको जो चीज दूर होती जाती है वो और स्मॉलर दिखने जाती है। वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन, ये क्या था।
25। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, ये वाला एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगेन वीडियो में बता दूंगी। ये हो गया 25 नंबर। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 343। ठीक है, चलो यहाँ भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट लगा है ना, पहले है 4, फिर है 27, फिर है 16, फिर है 125, फिर है 36, फिर बॉक्स 64 एंड 729। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है देखो। 4 को अगर आप देखोगे तो ये या तो 2+2 होगा, या फिर हाँ 2+2 या फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4+4 तो हम ले 2+2 नहीं ले सकते क्योंकि उससे हमारे 27 का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर अगेन 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर तक क्या आ जाएगा 343, जिसकी वजह से 343 इज योर आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके अगर देखोगे 9 इंटू 9 इंटू 9 भी अगर आप करोगे तो 81, 81 इंटू 9 करोगे तो 729 आएगा, जो कि आपका 9 का क्यूब है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया था ये एग्जाम में, ठीक है, ये स्क्वायर एंड क्यूब का सीक्वेंस था, स्क्वायर एंड क्यूब का सीक्वेंस था। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप इसमें भी आंसर मार्क्स गेन कर सकते थे। ना यहाँ पर अगेन आपसे सीक्वेंस पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। 26 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मेजर करता है कि कैसे अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है हाउ मच हीट अ पर्टिकुलर गैस कैन ट्रैप इन एटमॉस्फेयर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये देखता है कि एटमॉस्फेयर में हाउ मच हीट, मतलब एक पर्टिकुलर गैस हाउ मच हीट कैरी करता है फॉर स्पेसिफिक 100 ईयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। बाकी यहाँ पे सीक्वेंस लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे आपका लोएस्ट में आता है CO2, फिर CH4, NO2, HFCS, PFCS, SF6, NF3CO2। तो ये पूरा फुल फॉर्म भी दिया। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 इज मीथेन, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, फिर CH4, N2O, CFC, देन आपका सीक्वेंस में हो जाएगा 4 नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा BADC। ठीक है, तो BADC दैट इज CO2, CH4, N2O, CFC। तो 4 नंबर इज करेक्ट वन। एक मिनट रुकना थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 27 नंबर में क्या पूछ रहा है देखिए। A set of rules governing the use of visual and linguistic sign when particular culture is referred to what? मतलब देखो यहाँ पर ना हमने कोई मीडिया की बात नहीं की है, ये तो समझ में आ रहा था ये नहीं होगा। टेक्निकल नॉर्म्स भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बात हुई है यहाँ पर तो विजुअल मतलब
देखने वाला। लिंग्विस्टिक साइन विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर इज रेफर्ड टू एज कोड। ऐसा क्यों होगा मैं ये बता रही हूँ। कोड का ये हुआ, कोड रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम जो विजुअल या लिंग्विस्टिक साइन, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम किसी कल्चर को समझने के लिए एक कोड या साइन को समझते हैं। उसका कुछ, हर एक कोड का एक मीनिंग होता है। जैसे कि अगर आप रोड में कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर अगर ऐसा लगाया है तो ये समझ में आता है कि हाँ पास में कहीं हॉस्पिटल है। अगर वहां पे कुछ ऐसा साइन दिया है तो मतलब हमें लेफ्ट जाने का है, राइट जाने का। तो ये सब क्या है, कोड है जिसके हेल्प से हम कुछ समझ पा रहे हैं। तो ये सब एक लिंग्विस्टिक साइन हुआ, विजुअल हुआ, एक लैंग्वेज इमेज या सिंबल हुआ जिसके हेल्प से हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है, साइन एंड कन्वे कर पाते हैं मीनिंग उसका, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोड। दैट इज अ रूल्स जो कि हम विजुअली देख करके समझते हैं, कल्चर वगैरह, ठीक है, दैट इज अ कोड। Next one. Chemical parameters of water quality. Which of the following are chemical parameters of water quality? Water quality मतलब क्या हुआ? क्या हम कहीं का भी पानी पी सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो पानी पीते हैं ना, उसका भी कुछ कंडीशंस होता है, उसका भी कुछ मतलब पैरामीटर्स होता है, जिसके हेल्प से वो डिसाइड होता है कि हाँ ये पीने वाला पानी है या नहाने वाला है या खाने वाला है, राइट। तो कुछ केमिकल पैरामीटर्स है जो वाटर का क्वालिटी को बताता है। जैसे कि केमिकल पैरामीटर्स जिसके हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि जो वाटर है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस कितना है। तो पैरामीटर्स कुछ डिसाइड किया गया जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो पानी हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ है या नहीं, या फिर हम उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, या फिर वो एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में जो रहने वाले होते हैं, फिश हुआ, व्हेल हुआ, ठीक है, टॉर्टराइज हुआ, इनके लिए वो पानी सेफ है या नहीं है, इसका भी एक कंडीशन होता है। या फिर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जो वाटर से रिलेटेड है, इन सब के लिए केमिकल पैरामीटर्स को देखा जाता है। सबसे पहले आता है पीएच, पीएच लेवल जो मेजर करता है एसिडिटी और एल्कनिटी वाटर में कितना है, जो कि रेंज है जिसका 0 से 40, जिसमें अगर 7 आता है तो ये न्यूट्रल कंडीशन में फॉल होता है एंड इससे ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आइडियल कंडीशन 6.5 8.5 ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाता है। solubility and toxicity of chemical in water। तो pH लेवल आपका एसिडिटी एंड एल्कनिटी को बताता है। तो यहाँ pH आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए और बी, यहाँ पर ए नहीं है तो ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बताता है डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, जो मोस्टली एक्वेटिक लाइफ को के लिए होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। अब हमें हमें तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही फिश को भी तो चाहिए ना, फिश को भी चाहिए, तो फिश के लिए होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। फिश जैसे एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि वेल हुआ, ठीक है, क्रोकोडाइल हुआ, तो ये सब के लिए क्या, डिजोल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में ही ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये उनके लिए होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजोल्व ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं। तो ये भी आपका क्वालिटी ऑफ वाटर बताता है, दैट इज मीन्स ये भी आएगा। तो ये हुआ डी, ये हुआ डी, और यहाँ डी नहीं है तो एक और ऑप्शन गया। तो मतलब ए भी होगा, हो गया, डी भी होगा, ठीक है, ए और बी भी होगा, ये श्योर है क्योंकि दोनों में भी है। नेक्स्ट है आपका टोटल डिजोल्व सॉलिड, दैट इज टीडीएस। कौन कौन सा पढ़ा, पीएच पढ़ा, डिजोल्व ऑक्सीजन पढ़ा। पीएच क्या बताता है, एसिडिटी, डिजोल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए होता है। टीडीएस, टीडीएस कंसंट्रेशन लेवल चेक करता है सॉल्ट, मिनरल, मेटल्स, ये सब का, ठीक है, 500 से 1000 mg/l लीटर। हाई टीडीएस जो है ये आपका ज्यादा सॉल्टी होता है और कैन कॉज स्केलिंग इन पाइप्स। तो हाई सॉल्टी भी हमें नहीं पीना होता है, जिसकी वजह से समुद्र वगैरह का पानी हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। तो टीडीएस लेवल भी क्वालिटी को चेक करता है, तो टीडीएस ऑप्शन नहीं है, टीडीएस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस, हार्डनेस तो अभी आपने पढ़ा, हार्डनेस होगा बी, दोनों में ही है। और आपका बीओडी होगा, बीओडी होगा या नहीं, या टर्बिडिटी, ये दोनों का आप चेक करने का है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही है, डी और ई। डी तो होगा ना, ए बी सी, ए बी सी, अच्छा टर्बिडिटी भी है, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को बताता है, जो यूजुअली एक्सप्रेस किया था mg/l में, इतना लीटर ऑफ वाटर। हार्डनेस चेक करना होता है, ठीक है, जो टिपिकली नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्लोराइड्स, क्लोराइड दैट इज Cl का मात्रा, क्लोराइड्स, ठीक है। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स आयंस जो एग्रीकल्चर रन ऑफ, एंड फॉस्फेट्स,
ठीक है, अमोनिया, ठीक है, इतना नहीं जानना है मेरी डिटेल, सल्फेट, हेवी मेटल, लीड, मरकरी, आर्सेनिक, ये भी चेक करना होता है, पीबी, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आंसर मिल गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट मीन्स ई आएगा 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए क्या क्या होता है, पीएच होता है, हार्डनेस होता है, ऐसे नोटबुक में लिख के याद करना होगा हमें, डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ही है ना, नहीं बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड टीडीएस, ठीक है, ये सब आपका क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए है, ठीक है। तो biochemical oxygen demand, that is oxygen consumed by microorganism breaking down into organic mineral, ठीक है, एंड ये सारे केमिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि वाटर का क्वालिटी मेट रहे, सो दैट ड्रिंकिंग का अलग, इरिगेशन का अलग, इंडस्ट्री यूज के लिए अलग और एक्वेटिक लाइफ के लिए अलग। तो पीएच होगा केमिकल पैरामीटर, एसिडिटी और एल्कलिनिटी चेक करता है, हार्डनेस केमिकल पैरामीटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, टर्बिडिटी आपका नहीं होगा, टर्बिडिटी आपका फिजिकल पैरामीटर पे होता है, याद रखना, ये टर्बिडिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका बेसिकली फिजिकल पैरामीटर के लिए होता है, फिजिकल पैरामीटर के लिए होता है, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर के लिए होता है, टर्बिडिटी फिजिकल पैरामीटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन केमिकल पैरामीटर को होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड बीओडी दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल पैरामीटर, ठीक है। तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, टर्बिडिटी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, सो करेक्ट आंसर ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिलेगा, ये आपको याद करना होगा, जिसमें स्कॉलर्स और उनके कुछ वर्क के बारे में आपको बताया गया है। बुधान्य, ये आपका सुलभ सूत्र, ज्योमेट्रिक एंड मैथमेटिक्स से जाने जाते थे, तो सुलभ शास्त्र दैट इज मैथमेटिक्स, बोधाया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मैथ्स और ज्योमेट्री दैट इज सुलभ सूत्रा में, सुलभ दैट मीन्स सॉल्व, ठीक है, मैथ्स को हमें सॉल्व करता है, जिसमें अधिकतर बच्चे बुद्धू होते। नागार्जुन, ठीक है, रसा नर्तका, ठीक है, अल्केमी एंड केमिस्ट्री, नागार्जुना, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र नहीं क्या, ओहो कंफ्यूज हो गई मैं भी। तो नागार्जुना दैट इज ये हो गया, रसा, रसा इसको याद रख सकते हो। ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता अगेन मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, सिद्धिनाथिक, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा को ब्रह्मा से मैच कर सकते थे, मतलब सी को अगर आप 4 करते भी एग्जाम में, ब्रह्मा को ब्रह्मा से मैच, तो आंसर आपका आ जाता। विष्णु गुप्ता अर्थशास्त्र, मतलब इसमें 2 नाम तो आपको आना चाहिए था, एक ब्रह्मा गुप्ता का हो गया, क्योंकि ब्रह्मा गुप्ता का ब्रह्मा स्फुता सिद्धनाथिका लिखा हुआ है, एंड विष्णु गुप्ता तो आपने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा है, मैंने दिया हुआ है, ये मुझे याद है, दिस इज अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये हो गया आपका 2 नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विथ रेफरेंस टू डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल कम्युनिकेशन जो हम मोबाइल के हेल्प से करते हैं, ऑनलाइन नेट के हेल्प से करते हैं, तो ए से डी में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, डिजिटल कम्युनिकेशन का, इसका तो और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेंगे, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है, ये एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड का, कीबोर्ड से जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कीबोर्ड जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, ये सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होता है। वॉकी टॉकी पे जो हम बात करते हैं, ये हाफ डुप्लेक्स होता है, टेलीफोन कॉल पे जो हम बात करते हैं वो फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स क्या है, इसका मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है, हाफ मतलब हुआ आधी जानकारी देना, फुल मतलब हुआ पूरी जानकारी देना। तो टेलीफोन पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कंप्लीट जानकारी दोगे ना, सही है, बिल्कुल, आप पूछते हो हाय हेलो, उधर से भी रिस्पॉन्स आता है, कैसे हो कैसे नहीं हो, कैसा जा रहा है एग्जाम, मतलब डी तो होगा, दैट मीन्स ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स होता है, याद रख लेना, अगर कभी भी हम बात करें वॉकी टॉकी का, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टेलीफोन कॉल्स का, तो ये हो जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब कीबोर्ड सही है ना, कीबोर्ड तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, तो सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, तो बी सी डी इज द करेक्ट वन, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये मूड एंड फिगर को आइडेंटिफाई करना,
तो ये मूड एंड फिगर आपका लॉजिकल रीजनिंग से आपको याद होगा। इसके लिए एक डायग्राम है ऐसे करके, जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मूड है एंड क्या फिगर है। मूड को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही इजी है, मूड आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कि मूड हम पहला इससे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट है, ये ऑल है एंड ऑल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऑल का क्या होता है आपका, ऑल का ए हम यूज करते, तीनों में ऑल है तो ए या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा आंसर, है ना। और बाकी हम बाकी को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब आइडेंटिफाई करना है, ये फर्स्ट फिगर हो जाता है, ये सेकंड फिगर हो जाता है, ये थर्ड फिगर हो जाता है, ये फोर्थ। अब हम मिडिल से चेक करेंगे तो क्या लिखा है, ऑल सोडियम आर वाटर सोल्यूबल। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल सोडियम आर वाटर सोल्यूबल, ऑल सोप आर सोडियम सॉल्ट, ऑल सोप आर सोडियम सॉल्ट, ठीक है। therefore all soap are water soluble substance, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना आपको, ये मैं अभी कर दूंगी। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोप है और यहाँ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, जो कि आपका किसमें दिया है, कंक्लूजन में दिया है। तो सोप आपका ये नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं उसको, मिडिल नहीं हो सकता, ठीक है, जो मूड को बताएगा, ठीक है। सोप नहीं होगा, वाटर सोल्यूबल भी लिखा है तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सॉल्ट। तो अगर मैं देखूं सॉल्ट और सॉल्ट, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर ले रही हूँ, सॉल्ट और सॉल्ट दोनों स्ट्रेट में आ रहा है। तो जो फिगर आपका स्ट्रेट में आता है, एक मिनट, स्ट्रेट में आ रहा है ना, सॉल्ट नहीं, स्ट्रेट में नहीं है, नहीं स्ट्रेट में नहीं है, एक मिनट, एस एस से कंफ्यूजन हो गया है इसमें। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल सोडियम सॉल्ट, सोडियम यहाँ सॉल्ट है और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट में सोडियम सॉल्ट। चलो इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या लिखा है, ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल सोप आर सोडियम सॉल्ट, ठीक है। हम तो इसी में आइडेंटिफाई करेंगे ना। अब तो जो जो यहाँ पर आएगा वो तो आपका मिडिल वाला आएगा नहीं, वो तो मिडिल टर्म होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ सोप लिखा है तो सोप मिडिल टर्म नहीं आएगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लिखा है तो वाटर सोल्यूबल भी नहीं आएगा। बचा सोडियम सॉल्ट, तो इसको अगर हम लोग मैच करें तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, दैट मीन्स इस तरीके से डायग्राम फॉर्म हो रहा है, करेक्ट है। ये देखो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे वाला डायग्राम कौन सा है, ये 1 वाला है, दैट मीन्स आपका कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 29 का, ठीक है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं 31 है ना, हाँ 31 का, ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर होगा ए एंड फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर कैसे आइडेंटिफाई किया, समझ में आया ना। फर्स्ट फिगर आइडेंटिफाई करना काफी इजी था। सोडियम सॉल्ट इस तरीके से जा रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा, तो ये डायग्राम में आएगा ये वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर, ये आपका अगेन एक्सेल से क्वेश्चन है 32 नंबर। तो उसको बताने से पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अ रेडियो ब्रॉडकास्ट एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड का। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि रेडियो आपका सिंप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। वन वे इस वजह से क्योंकि रेडियो में आपको जो कुछ भी बोल रहा है आप सिर्फ सुन रहे होते, बोल नहीं रहे होते। कीबोर्ड कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से और ये सिंप्लेक्स टाइप ऑफ का है, बिल्कुल सही है क्योंकि कीबोर्ड से हम भेज रहे हैं और कंप्यूटर उधर से हमें शो कर रहा है जो भी, तो ये भी वन वे और सिंप्लेक्स होता है, ठीक है। और रेडियो भी सिंप्लेक्स ही होता है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर में दिया था ट्रांसमिशन और यहाँ पर सिंप्लेक्स दिया है, तो रेडियो भी आपका सिंप्लेक्स में जाएगा एंड कीबोर्ड भी सिंप्लेक्स में जाएगा। क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन लिख दिया इस वजह से ये गलत हो गया और यहाँ पे सिंप्लेक्स लिखा है इस वजह से ये सही हो गया, ठीक है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स होता है, बिल्कुल सही है। वॉकी टॉकी में एक पर्सन एक समय पे बात कर सकता है, दोनों ही एक साथ नहीं बोल सकता है, ठीक है। टेलीफोन की अगर बात करें तो ये फुल डुप्लेक्स होता है क्योंकि पर्सन कैन टॉक लिसन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी सी डी और ये फर्स्ट फिगर होगा, ये आपका फर्स्ट फिगर को बताता है, ठीक है। ऐसे था वहां पे फर्स्ट फिगर। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये है आपका 32 नंबर। 32 नंबर एक्सेल का है, तो ये एक्सेल का मैं आपको
बता दे रही हूँ, चलो बता दे रही हूँ कैसे इसको सॉल्व किया। देखो अगर एक्सेल में ऐसे बनाया ना तो दिस इज अ साइन ऑफ लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर दिया फॉर्मूला दिस, ये ऐसे ही यूज किया, एस लिख करके लॉग कर दिया गया, बी फिर लॉग फिर 2 इज मल्टीप्लाइड फिर लॉग सी लॉग 2 एंटर इनटू E2, E2 का यहाँ पे मतलब एंटर किया गया फॉर्मूला, उसके बाद कॉपी हो गया फिर E3 एंड E4 पे। तो आपको पहले क्या निकालना है, E2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। E2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू है लॉग करके, तो पहले हम B2 का वैल्यू देखते हैं क्या है। E2 का वैल्यू निकालने के लिए B2 का देखा तो B2 का है 12 एंड C2 का देखा तो है 5। तो 12 इंटू 5 करा तब जाके 60 हुआ। यहाँ पे क्या है देखो, B2 को लॉग करा, B2 यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया मैंने, क्यों इसको ही क्यों लिया ये देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि B2 का आपको वैल्यू लेना है, तो B हुआ ये वाला और इसका 2 नंबर, तो B2 का वैल्यू हो गया 12, तो यहाँ लिखा 12, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लॉग का साइन सी कॉलम देखिए 2 और C2 में है यहाँ 5, तो B को मल्टीप्लाई किया यहाँ 5 से, एंटर किया, एंटर मतलब इक्वल किया, तो यहाँ E2 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 60। तो इसको फिर हमने कॉपी किया तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगी 60 60 60, ठीक है, सिंपल था। देखो ये चीज को बस आपको ट्रैक करना होता है कि इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, उसके बाद आपको ये 60 60 एंड 60, ठीक है, समझ में आ गया। E2 का वैल्यू भी और सबका सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर which of the following text reading were defined by Stuart Hall? Stuart Hall। तो देखो स्टॉट हॉल जो है ना, इन्होंने 3 टाइप का टेक्स्ट रीडिंग दिया था इनकोडिंग डिकोडिंग में, एक डोमिनेंट रीडिंग, एक ऑपोजिशनल रीडिंग, एक नेगोशिएटेड रीडिंग, ठीक है। इसका ट्रिक है याद रखने का, डॉन से आप याद रखते, डोमिनेटेड, ऑपोजिशनल एंड नेगोशिएटेड, ठीक है। नोटबुक में ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है, डोमिनेटेड, ऑपोजिशनल एंड नेगोशिएटेड, ठीक है। ओके, डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, एक पावरफुल, जो मैंने बोला वो आपको सुनना होगा, ऑडियंस एक्सेप्ट करता है मैसेज जो आपको दिया जाता है। ओपोजिशन मतलब क्या हुआ, आप रिजेक्ट कर रहे हो, मैंने जो कुछ भी बोला आप उससे अग्री नहीं कर रहे हो, उस मैसेज को रिजेक्ट कर रहे हो। नेगोशिएट मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, आपने कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया एंड कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो स्टॉर्ट ने 3 टाइप का ऐसे टेक्स्ट रीडिंग दिया है, एक डोमिनेंट, एक ऑपोजिशनल, एक नेगोशिएट। डोमिनेंट में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, ऑपोजिशनल में हम इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं, एंड नेगोशिएटेड में हमने पार्टली इंफॉर्मेशन रखा, पार्टली नहीं रखा। जैसे कि इस क्लास को देखने के बाद कुछ बच्चे पूरा का पूरा क्लास को एज इट इज एक्सप्लेनेशन तक पढ़ेंगे तो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया, कुछ बच्चों को हो सकता है मेरा 1-2 क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे, और एंड में वो बच्चे आएंगे जो कुछ मेरा एक्सप्लेनेशन रखा और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। तो ये डॉन से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, ये हो गया डॉन का डी, ये हो गया ओ का ऑपोजिशनल, ये होगा नेगोशिएटेड, सी डी ई, दैट मीन्स आपका 2 करेक्ट आंसर, डी ओ एन। स्टॉर्ट एक स्टॉर्ट डॉन था और उन्होंने डॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, डोमिनेंट, ऑपोजिशनल एंड नेगोशिएटेड। डोमिनेंट मतलब एक्सेप्ट, ऑपोजिशनल रिजेक्ट, और यहाँ 50-50 पार्टली एक्सेप्ट पार्टली रिजेक्ट, ठीक है। सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैलेसी से क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल रीजनिंग में जाएगा। क्या लिखा है, अ फैलेसी इन विच ओपोनेंट पोजीशन इज डिपिक्टेड as being more extreme or unreasonable than justified by what was actually asserted is fallacy of what? मतलब जो बोला जा रहा, व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड, जो बोला जा रहा उसको जस्टिफाई करने के बजाय आप कुछ एक अनरीजनेबल कुछ भी एक्स वाई जी सा ऑप्शन दे रहे हो, तो अपील तो फिट ही नहीं होगा, क्योंकि ये बिना मतलब का दया खाना। जैसे कि आपने ओनियन कट किया और ओनियन को कट करने के बाद आपको लग रहा है कि मैंने ये ओनियन को क्यों काटा, इसको दर्द हो रहा होगा, इसका ब्लड निकलेगा, ये सब बिना मतलब का पिटी होता है, अपील टू पिटी। आपने टमाटो देखने से कितना अच्छा लगता है, उसको अगर आपने कट किया तो आप फिर सोच रहे हो कि मुझे इसे काटना नहीं चाहिए था, इसे बुरा लग रहा होगा, इसका जिंदगी बर्बाद किया, जो भी एक्स वाई जी फालतू सा रीजन।
स्ट्रॉमैन में क्या होता है, आपने स्ट्रॉमैन में आपने स्टेटमेंट पर अटैक किया है, ठीक है, मतलब जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय आप कुछ अलग सा XYZ रीजन निकाल रहे हो। रेड हियरिंग आपका बेसिकली क्या जाता है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जहां पर आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे का जब दांत टूट जाता है तो उसको ये बताने के बजाय कि हाँ दांत तोड़ा जाता है, जो भी लॉजिक है वो बताने के बजाय हम क्या बोलते हैं कि टूथ फेयरी आएगी, वो आपको आपका दांत दे करके जाएगी, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, सो दैट वो रोए नहीं। अपील टू पॉपुलेंस जो पॉपुलैरिटी के ऊपर शो करता है, पॉपुलैरिटी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, स्ट्रॉमैन, जिसमें हमें जो एक्चुअली में बोलना था वो बोलने के बजाय हम कुछ फालतू सा रीजन दे रहे हैं। 35 नंबर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ये क्या है देख लो। तो स्ट्रॉमैन फैलेसी होता है जहां पर आप ट्विस्ट करते हो किसी के आर्ग्यूमेंट को, जिसके हेल्प से उसके ऊपर अटैक करना इजी हो जाता है, उसको वीक एंड कमजोर शो करना, ठीक है। जैसे कि पर्सन ये बोल रहा है वी शुड हैव मोर ग्रीन पार्क इन द सिटी, कोई भी एक पर्सन है वो बोल रहा है कि हमारा सिटी में और भी ग्रीन पार्क होना चाहिए। पर्सन भी क्या बोलता है उसके ऊपर अटैक करते हुए, ओह सो यू वांट टू बैन ऑल बिल्डिंग्स एंड मेक एवरीथिंग अ जंगल, मतलब बी बोल रहा है ठीक है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे सिटी में और ग्रीन पार्क होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो भी बिल्डिंग्स है उसको तोड़वा दिया जाए और हमारे सिटी को एक जंगल बना दिया जाए। बल्कि ए का बोलने का मतलब तो ये नहीं था, वो बस ये बोलना चाह रहा है कि ग्रीनरी होना चाहिए, उसका कहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग वगैरह तोड़वा दो, हर तरफ जंगल कर दो। तो पर्सन ए का सेंटेंस को कैसे यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया गया बी के तरफ से, ये आपका स्ट्रॉमैन फैलेसी को शो करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉमैन मतलब फेक वर्जन या इजी टू अटैक। अपील टू पिटी मतलब अपना इमोशन शो करना, एक लॉजिकल रीजनिंग, मतलब देखो आई शुड गेट द जॉब, एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे ये जॉब मिलना चाहिए क्योंकि मैं काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड हूँ एंड मुझे इसकी जरूरत है। अब अनएम्प्लॉयड हो तो उसका तो कुछ और रीजन हो सकता है ना, तो यहाँ पर सिंपैथी अगर आप देते हो तो ये आपका अपील टू पिटी में जाता है, क्योंकि जॉब नहीं मिलने का कुछ भी रीजन हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हूँ इस वजह से मुझे ही ये जॉब मिलना चाहिए, ये कोई सही बात नहीं है। स्ट्रॉमैन मतलब हुआ मिसरिप्रेजेंट करना किसी के आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। वी शुड हैव मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, तो बी बोलता है अच्छा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जितना भी कार है, जितना भी हमारा पर्सनल गाड़ी है वो सबको हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ पर बसेस होना चाहिए, तो ये बात नहीं है, राइट। तो इसके आर्गुमेंट पे अटैक करना, रेड हियरिंग जो कि हम किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कोई अनरिलेटेड टॉपिक, जैसे कि पर्सन ए ने बोला वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, हमें इस पे बात करनी चाहिए, ठीक है। बट बी ने क्या बोला, अच्छा लेकिन तुमने क्या सुना है कि आजकल सेलिब्रिटी का ये स्कैंडल, मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टिंग, उससे ज्यादा अच्छे से हम बात कर रहे हैं, तो टॉपिक को चेंज करना, इट इज रेड हियरिंग। अपील टू पॉपुलेंस, मेनी पीपल बिलीव दैट, इस वजह से हमें भी ये करना चाहिए, सभी कोई आईफोन ले रहे हैं तो मुझे भी आईफोन लेना चाहिए, दैट इज अपील टू पॉपुलेंस, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर न्यू डाइटिंग फैल रहा है तो हमें भी वो फॉलो करना चाहिए, जाने बगैर कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो अपील टू पिटी जहाँ पर हमें कुछ इमोशन को शो कर रहा है जो जरूरत नहीं है। स्ट्रॉमैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो क्या हमें सारे कार्स को बैन कर देना चाहिए, रेड हियरिंग। सेलिब्रिटी स्कैंडल की बात करो, पोल्यूशन की क्यों बात करें, पॉपुलेंस, सभी कोई ऐसा बिलीव करते हैं तो ऐसा सही नहीं हो पाए। एक काम करते हैं 35 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास से लेती हूँ, ठीक है। अभी ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको सेशन अच्छा हो तो लाइक कर देना और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको क्लास की PDF भी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।